हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ये लेक्चर समझने के लिए आपको लेक्चर 12 देखना पड़ेगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन आपसे नहीं होने हैं। तो करते हैं स्टार्ट। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ आपके 2 ग्राम बेंजोइक अम्ल को 25 ग्राम बेंजीन में घोलने पर हिमांक में 1.62 केल्विन का अवनमन होता है। ये आपको डेल्टा टीएफ दे दिया ना। बेंजीन के लिए मोलर अवनमन स्थिरांक यानी केएफ की वैल्यू 4.9 केजी मोल इनोस है। यदि यह विलियन में द्वितीय बनाता है, ये यानी बेंजोइक एसिड, यदि बेंजोइक एसिड विलियन में द्वितीय बनाता है तो अम्ल का संघनन कितने प्रतिशत होगा, यानी बीटा आपको कैलकुलेट करना है। तो करते हैं इसका सॉल्यूशन। देखो, आपको जो डेटा गिवन है वो लिखेगा पहले 2 ग्राम बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड यहाँ पर विलेय है तो हम लिखेंगे विलेय का द्रव्यमान, विलेय को 2 से लिखते हैं, द्रव्यमान को W से लिखते हैं। W2 आपको दे दिया 2 ग्राम, ठीक है। विलेय का मोलर द्रव्यमान, विलेय है बेंजोइक एसिड, बेंजोइक अम्ल C6H5COOH इसका फॉर्मूला है। अगर आपको नहीं पता है तो ये बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला है ना, इसका अनुपात आप लोग निकाल लीजिएगा, 122 आएगा, ठीक है। तो विलेय का मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान को लिखते हैं स्मॉल m से और विलेय को लिखते हैं 2 से, ये आएगा 122 ग्राम मोल इनवर्स, ओके। इसके बाद में देखो आपको और क्या दिया हुआ है, 2 ग्राम बेंजोइक अम्ल को 25 ग्राम बेंजीन में घोल रहे हैं। बेंजीन या विलायक है, मतलब देखो एक बच्चे ने मेरे को बोला था कि मेरे को विलेय विलायक समझ में नहीं आ रहा, कौन विलेय है कौन विलायक है। तो जिसका अमाउंट कम होता है वो विलेय है और जिसका अमाउंट ज्यादा होता है वो विलायक होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। तो विलायक का द्रव्यमान, द्रव्यमान को लिखते हैं W से, विलायक को लिखेंगे 1 से, और ये कितना दिया हुआ है 25 ग्राम, ओके 25 ग्राम। घोलने पर हिमांक में इतना अवनमन हो रहा है, हिमांक में प्रेक्षित अवनमन। ये जो इस टाइप के क्वेश्चन में जिसमें आपको संगुणन या वियोजन ज्ञात करना होता है, तो जो अनुसंख्यक गुणधर्म का मान दिया हुआ वो प्रेक्षित वैल्यू होगी, है ना। तो हिमांक में प्रेक्षित अवनमन यानी डेल्टा टीएफ आपको दे रखा है 1.62 केल्विन और केएफ आपको दे रखा है 4.9 केजी मोल इनवर्स, ठीक है। और आपको निकालना है संगुणन की मात्रा, संगुणन की मात्रा यानी बीटा आपको कैलकुलेट करनी है, ठीक है। और बीटा कैलकुलेट करने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, बीटा इज इक्वल्स टू I-1 अपॉन 1 अपॉन n-1, ये वाला फॉर्मूला। और n कितना होगा, चलो पहले n देखते हैं। द्वितीय के लिए, द्वितीय बना रहा है, द्वितीय के लिए n बराबर होता है 2। आपको n की वैल्यू पता है, I की वैल्यू पता हो तो अपन बीटा निकाल सकते हैं, ठीक है। तो I की वैल्यू अपने को इन आंकड़ों को काम में लेते हुए निकालनी है, यानी आपको 1 टा गुणांक निकालना पड़ेगा पहले, ठीक है। आपको पता है डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू आई इंटू के एफ इंटू W2 इंटू 1000 बटे M2 इंटू W1। कहाँ से आया ये आपको लेक्चर 12 देखना पड़ेगा, ठीक है। अब यहां से आई निकालना है तो आई बराबर क्या हो जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा ये नीचे आ जाएगा, डेल्टा टी एफ इंटू M2 इंटू W1 अपॉन के एफ इंटू W2 इंटू 1000। यहां से डेल्टा टी एफ आपके पास आ रहा 1.62, M2 आपके पास 122, W1 आपके पास 25, के एफ आपके पास 4.9, W2 आपके पास 2 इंटू 1000। इसको जब आप सोल्व करोगे तो I की वैल्यू आएगी, मैंने निकाल के रखी हुई है, I की वैल्यू आएगी 0.5042, 0.5042 आप लोग कैलकुलेट कर लेना, यही वैल्यू आएगी, ठीक है। 0.50418 ऐसा कुछ आएगा जिसको मैंने 42 कर दिया, ओके। अब हम लोग को निकालना है बीटा। बीटा का फॉर्मूला होता है I-1 अपॉन 1 अपॉन n-1 इंटू 100। परसेंटेज निकालना है आपको, है ना, क्योंकि इसने पूछा है कितने प्रतिशत होगा, परसेंटेज निकालना पड़ेगा। बीटा इक्वल्स टू आई की वैल्यू अपने पास है 5042 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1/2 माइनस 1 इंटू 100 है ना।
ये आएगा आपके बीटा इज इक्वल्स टू, ये माइनस में आ जाएगा और ये भी माइनस में आएगा, ये आएगा आपके 0.4958 अपॉन 0.5 माइनस 0.50 इंटू 100, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां से निकालोगे आपके परसेंटेज आएगा बीटा 99.16, ये आएगा 99.16%। ये इसका आंसर बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है, खाली क्या एक्स्ट्रा दे दिया, आई एक्स्ट्रा दे दिया। यानी दो स्टेप में ये क्वेश्चन होगा, पहले स्टेप के अंदर आपको आई कैलकुलेट करना है 1 टा गुणन, दूसरे स्टेप के अंदर एल्फा या बीटा कैलकुलेट करना है। इस टाइप के क्वेश्चन का एक ही फंडा है, पहला स्टेप रहेगा आपको 1 टा गुणांक निकालना, दूसरे स्टेप में एल्फा या बीटा आपको कैलकुलेट करना होता है। ऐसे कैसे एक और क्वेश्चन करते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 2, 1.06 ग्राम पर ml घनत्व वाले एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल होता है CH3COOH और इसका अणुभार होता है, मोलर द्रव्यमान होता है 60, CH3COOH है ना। अम्ल के लिए 0.6 ml को 1 लीटर जल में घोला गया, अम्ल की इस सांद्रता के लिए हिमांक में अवनमन इतना है, अम्ल के लिए 1 टा गुणांक यानी आई कैलकुलेट करना है, वियोजन की मात्रा अल्फा और वियोजन स्थिरांक के, ये तीन चीजें आपको इसके अंदर कैलकुलेट करनी है। अल्फा आई और अल्फा तो ऐसे कैलकुलेट करना ही होता है अपने को, एक्स्ट्रा क्या कैलकुलेट करना है के। 2016 में आरबीएससी में ये क्वेश्चन आया था, राजस्थान बोर्ड में 2016 के अंदर ये क्वेश्चन आया था, तो इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर दिया, इसको घनत्व दे दिया और आयतन दे दिया, कोई बात नहीं, देखते हैं इसको। देखो विलेय का घनत्व आपको दे दिया 1.06 ग्राम ml इनवर्स, ओके, और विलेय का आयतन दे दिया आपको 0.6 ml, ठीक है। अपने को चाहिए विलेय का द्रव्यमान W2 है ना, और आपको पता है द्रव्यमान बराबर होता है घनत्व इंटू आयतन, यानी 1.06 इंटू 0.6, ये आ जाएगा 0.636 ग्राम, आप कैलकुलेट कर लेना, W2 आ गया आपके पास, ठीक है। और दूसरा देखो विलेय का मोलर द्रव्यमान अपने को पता है, विलेय का मोलर द्रव्यमान अभी बताया आपको 60 होता है, M2 से लिखते हैं मोलर द्रव्यमान को, और ये आपके पास कितना आ रहा है M2 60 ग्राम मोल इनवर्स, ओके, ये आपके पास आ गया, ठीक है। अब देखो ये कह रहा है 1 लीटर जल में घुला गया, जल का आयतन, जल विलायक है, यहाँ पर विलायक का भी इसने आयतन दिया है, और ये दिया है 1 लीटर यानी 1000 मिलीलीटर, ठीक है। और जल का घनत्व अपने को पता है कितना होता है, 1 ग्राम प्रति मिलीलीटर है ना, ये होता है जल का घनत्व, ठीक है। यहां से जल का, जल यानी विलायक का द्रव्यमान निकलेगा, इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं W1 से, और ये कैसे आएगा, इन दोनों को आपस में गुणा कर दो, ठीक है, 1 इंटू 1000 है ना, तो कुल मिलाकर कितना आ जाएगा 1000 ग्राम आ जाएगा, क्या W1, ठीक है। अब देखो यहां से मैं आपको सलाह दूंगा कि आप पहले मोललता निकाल दे, दो जगह काम में आएगी, तो मैं यहां से मोललता कैलकुलेट कर रहा हूं, मोललता स्मॉल m, और ये होती है W2 इंटू 1000 बटे M2 इंटू W1। W2 अपने पास कितना है, ये 0.636 इंटू 1000 बटे M2 है अपने पास 60 इंटू W1 भी अपने पास है 1000, ये है ना, 1000 से 1000 कैंसिल आउट हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करोगे तो मोललता आएगी आपके पास, है ना, मोललता स्मॉल m आएगी आपके पास, और ये आ जाएगी आपके मोललता 0.0106 मोल पर केजी, ठीक है। इसको आप ध्यान रखिएगा, ये वैल्यू आगे दो जगह काम में आनी है आपको इसी न्यूमेरिकल के अंदर, ठीक है। अब देखो अपन को कैलकुलेट क्या करना है, पहले 1 टा गुणांक, तो अपन फर्स्ट नंबर डाल देते हैं इसमें, 1 टा गुणांक यानी आई कैलकुलेट करना है आपको, ठीक है। और आपको पता है कि डेल्टा टी बराबर क्या होता है, आई इंटू के एफ इंटू एम,
और यहां से आई बराबर क्या आ जाएगा, डेल्टा टी एफ इंटू के एफ इंटू एम। एम यहाँ मोललता है, वैल्यू पुट करोगे, देखो डेल्टा टी एफ आपको गिवन है ना, डेल्टा टी एफ ये रहा, हिमांक में आऊँ नहीं तो साइड में लिख देता हूँ मैं, डेल्टा टी एफ आपको गिवन है 0.0206, ये डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन में बराबर आएगा ना, 0.02 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर आएगा 0.0206 केल्विन आएगा, क्योंकि ये तापांतर है, तापांतर डिग्री सेंटीग्रेड में और केल्विन में एक जैसा ही होता है। जैसे देखो 100 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितना आया, 100 आया। ऐसे कैसे, इसको जब आप केल्विन में कन्वर्ट करोगे ये 373 केल्विन आ जाएगा, माइनस ये 273 केल्विन आ जाएगा। यहाँ पर भी अंतर देखो 100 आ रहा है। तो जो तापांतर होता है ना वो डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन में समान ही होता है। तो ये अपने दिया हुआ तो है क्वेश्चन के अंदर तो 0.0206 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, मैंने यहाँ केल्विन लिख दिया, एक ही बात है, ठीक है। और के एफ जल के लिए आपको पता है 1.86 के जी मोल इनवर्स होता है, ठीक है। ये वैल्यू यहाँ पर पुट करो, आई आएगा आपके पास, डेल्टा टी एफ मेरा 0.0206 अपॉन के एफ 1.86 इंटू एम अभी निकाला अपन, देखो ये वाला 0.0106, इसको जब सॉल्व करोगे तो आई आएगा आपके पास 1.0397, ये वन टॉप गुणांक आ गया, आपके पहला आंसर आ गया वन टॉप गुणांक, ठीक है। दूसरा देखो आपको दे रखा है कि वियोजन की मात्रा ज्ञात कीजिए, आपको दूसरे स्टेप के अंदर अल्फा कैलकुलेट करना है, ठीक है। और आपको वन टॉप गुणांक का फॉर्मूला पता है क्या होता है, सॉरी अल्फा का फॉर्मूला पता है क्या होता है, अल्फा इन करके याद करना था, अल्फा बराबर सेकंड वियोजन की मात्रा, यानी अल्फा कैलकुलेट करनी है, ठीक है। और अल्फा बराबर होता है i माइनस वन अपॉन एन माइनस वन, इन आई एन है ना, i माइनस वन अपॉन एन माइनस वन इंटू 100। अल्फा बराबर i कितना आपके पास 1.0397 माइनस 1 डिवाइडेड बाई n कितना आएगा एसिटिक एसिड के लिए, वो देखो CH3COOH, ये टूटेगा CH3COO माइनस प्लस H प्लस में, यानी एक कण से दो कण बन रहे हैं तो n की वैल्यू आएगी यहाँ पर 2, जितने आयन बनते हैं उतना n की वैल्यू आती है, n आ गया 2 माइनस 1 इंटू हो जाएगा 100, ठीक है। अल्फा आ जाएगा 0.0397 बट्टे 1 इंटू 100, इसको जब सॉल्व करोगे तो अल्फा आ जाएगा आपके पास 3.97%, ठीक है। ये आ गया अल्फा परसेंट, और सिंपली अल्फा पूछे खाली तो आपको परसेंट नहीं निकाला, बिना परसेंट निकाले ये आ जाएगा 0.0397, ओके। अल्फा परसेंटेज तो ये है और अल्फा की वैल्यू है ये। तीसरा आपको कैलकुलेट करना है वियोजन स्थिरांक। अब ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा कि इसके लिए फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, के ए बराबर होता है सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा, ये फॉर्मूला होता है के इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। के ए बराबर, अब सी क्या लोगे, सी यहाँ पर सांद्रता है, हालांकि मोलरता नहीं, सी है सांद्रता, और कौन सी सांद्रता है, मोलरता है, लेकिन यहाँ आप कैलकुलेट करके देखना मोलरता और मोलरता बराबर आएगी, ठीक है। तो ये आपकी सी हो जाएगी, ठीक है, आप देख लेना। तो सी अपनी आ जाएगी ये वाली 0.0106, ठीक है, मोल पर लीटर या मोल पर केजी एक ही बात है, सेम ही आएगी दोनों की वैल्यू, इसलिए बाकी ये सी या मोलरता है, ध्यान रखना मोलरता नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, मोलरता और मोलरता की वैल्यू बराबर आएगी, इसलिए मैंने सेम यहाँ उठा के डाल दिया, ठीक है। अब कैसे आएगी, ये जब ऑफलाइन क्लासेज होगी तब मैं बताऊंगा आपको। सी की वैल्यू रख दो 0.0106 इंटू अल्फा की वैल्यू ये वाली रखनी है, कितनी है 0.0397 का स्क्वायर कर दो अपॉन 1 माइनस अल्फा 0.0397, यहां से करोगे तो के ए की वैल्यू आ जाएगी आपके 1.86 इंटू 10 टू द पावर -5।
अच्छा देखो, इसकी यूनिट आती है, जो मोलरता की यूनिट होती है वही के की यूनिट आएगी, तो यहाँ यूनिट आ जाएगी मोल प्रति लीटर। ओके, ये आपके पूरा क्वेश्चन हो गया। इसमें नई चीज आपको मिली वियोजन स्थिरांक वाली के वाली, ये मैंने बता दी। इसका फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, कैसे निकलता है ये भी बता दूंगा, अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना, ठीक है। तो ये आपके दो तो बड़े क्वेश्चन हो गए इस पे। अब देखो, मैंने आपको ये लिखवाया था कि वोल्टा गुणांक कणों की संख्या के समानुपाती होता है, सभी के सभी अनुसंख्यक गुणधर्म कणों की संख्या के समानुपाती होते हैं ना। उस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये है, सभी का एक ही कॉमन ही क्वेश्चन करा रहा हूं। निम्नलिखित को उनके, यहां खाली जगह में भर देंगे अपन, है ना, कि घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। और यहां पर आपको दे देगा, या निम्नलिखित को उनके, यहां ले लेते हैं अपन पराशरण दाब। ये क्वेश्चन फिर मैं चेंज करके आपको दे दूंगा ना। निम्नलिखित को उनके पराशरण दाब के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यहां आपको दे देगा 0.5 m ग्लूकोज, 0.1 m है ना, 5 नहीं 1 m, 0.1 m Na2SO4, 0.1 m NaCl, 0.1 m, इसको MgCl2 कर लेना, नहीं थोड़ा कंफ्यूजन होगा और कोई दिक्कत नहीं है। AlCl3, 0.1 m Al2SO4 होल थ्राइस, ये दे दिया आपको, ठीक है। इसका सॉल्यूशन देखो, ये क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन क्या है, ये जो आपको लिख के दिया ना, इनको पराशरण दाब के घटते क्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, कणों की संख्या निकालनी पड़ेगी। अपन जानते हैं पराशरण दाब एक अणुसंख्यक गुणधर्म है और पराशरण दाब कणों की संख्या के समानुपाती होता है, ठीक है। कणों की संख्या के समानुपाती, बस कणों की संख्या निकालनी, वो देख लो, सीरियल नंबर और विलेय, कौन है विलेय, और उनके कणों की संख्या, ठीक है। अब देखो, विलेय आपको दिए हुए वो नोट कर लो, पहला दिया हुआ है। अब अपने को 0.1 m से कोई मतलब नहीं है, तो सभी की सांद्रता सेम करने के लिए दिया आपको, है ना। आगे जो लिखा हुआ है इसका कोई मतलब नहीं है। अपने को ये लेना है कि है कौन, ग्लूकोज है पहला, सेकंड है आपके पास MgCl2, थर्ड है आपके पास NaCl, फोर्थ है आपके पास AlCl3 एंड फिफ्थ है आपके पास Al2SO4 होल थ्राइस, ये है आपके पास, ठीक है। अब जो ग्लूकोज विद्युत अनअपगटी है, ग्लूकोज का 1 मोल पानी में डालोगे तो 1 मोल ही रहेगा, आयनों में नहीं टूटेगा। तो यहां अपन कणों की संख्या इसकी एक ही ले रहे हैं, जितने डालोगे उतने ही रहेंगे, तो एक ही हो गया। MgCl2 देखो, यहां पर Mg तो है 1 और Cl है 2, देखो Mg कुछ भी नहीं लगा मतलब 1 है और Cl है 2, टोटल कितने हो गए 3। Na1Cl1 कितने हो गए 2, Al1Cl3 टोटल कितने हो गए 4, Al2SO4 3 टोटल कितने हो गए 5, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, इनको देखो घटता क्रम पूछा है तो घटते क्रम में लिखना। अपन लिख रहे हैं कणों की संख्या का घटता क्रम, ठीक है। तो सबसे ज्यादा कणों की संख्या किसमें आ रही है, Al2SO4 होल थ्राइस में आ रही है, तो हम लिख देंगे Al2SO4 होल थ्राइस में सबसे ज्यादा है, ठीक है। फिर देखो 4 किसमें आ रहे हैं, AlCl3 में, फिर आ जाएगा AlCl3। उसके बाद में 3 किसके अंदर है, MgCl2 के अंदर, 2 है NaCl के अंदर, और कणों की संख्या 1 है ग्लूकोज के अंदर, ओके, ग्लूकोज के अंदर। अब देखो अपने पराशरण दाब है ना, ये कणों की संख्या के सीधा समानुपाती है, तो जो कणों की संख्या का क्रम होगा ना, वही पराशरण दाब का क्रम होगा। तो अपन लिखेंगे पराशरण दाब का घटता क्रम भी यही होगा, पराशरण दाब का घटता क्रम। पराशरण दाब का घटता क्रम क्या हो जाएगा,
Al2SO4 होल थ्राइस, इसका पराशुन दाब सबसे ज्यादा होगा। फिर रहेगा AlCl3 का, फिर MgCl2 का, फिर NaCl का, फिर ग्लूकोज का। ठीक है, ठीक ऐसे कैसे मैं आपके क्वेश्चन चेंज करता जा रहा हूं। आपको ये क्वेश्चन बना बना के नोटबुक में करना है ना। देखो पहला ले लिया मैंने पराशुन दाब का, है ना, मैंने करवा दिया। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आप लेना हिमांक के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, इसके बाद में तीसरा आपको लेना है क्वथनांक के घटते क्रम में व्यवस्थित। पांचवा क्वेश्चन हो जाएगा आपके क्वेश्चन नंबर 5, यही है ना। निम्नलिखित को उनके क्वथनांक के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा आपके निम्नलिखित को उनके वाष्प दाब के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा आपके निम्नलिखित को उनके वन टाप गुणांक, ये 2012 में आया था, सेम क्वेश्चन ये कही, वन टाप गुणांक के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा निम्नलिखित को उनके हिमांक में अवनमन के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, और एक लास्ट और कर लेना क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित को उनके क्वथनांक के, ये क्वथनांक है ना, क्वथनांक के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये क्वेश्चन आप बाकायदा ऐसे करोगे। ठीक है, बोले टेबल में बनाना, टेबल एक बार बन गई, आपको ये सीधा लिखना है। जैसे क्वथनांक पूछा, क्वथनांक समानुपाती कणों की संख्या, ये कणों की संख्या का घटता क्रम है, और ये क्वथनांक का घटता क्रम हो जाएगा। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही। अगला लेक्चर होगा उसके अंदर अपन पढ़ेंगे आदर्श और अनादर्श विलयन। आदर्श विलयन क्या होते हैं, उनकी क्या विशेषता होती है, क्या ग्राफ है, क्या एग्जाम्पल्स है। फिर अनादर्श विलयन क्या होते हैं, ठीक है, क्या एग्जाम्पल्स है, कितने प्रकार का है। फिर स्थिर क्वाती मिश्रण। तो उम्मीद करता हूँ जो अगला लेक्चर होगा वो इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा। ओके।